हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स लेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026 एंड इट्स अ मंथली रिवीजन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बट इट इज़ गुड फॉर यू कि आप जो करंट अफेयर्स हैं वो मंथली बेसिस पर पढ़ें, ऑन मंथली बेसिस। डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। बिकॉज फ्यू इयर्स बैक जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे एंड इस पर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने वीडियोस बनाई एंड उनको व्यूज़ मिल गए एंड जो बच्चे थे उन्होंने वो आधे एक घंटे की वीडियो देखी। बट आफ्टर सम टाइम ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिए एंड ये कहाँ पर हुए, दैट इज़ इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो अब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो वीडियो देखी बट एट द एंड ये हुआ कि वो जो वीडियो थी आपके लिए वेस्ट हो गई। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को व्यूज़ तो मिल गए बट इट वॉज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो मंथ के स्टार्टिंग में न्यूज़ है हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ वो न्यूज़ ही ना रहे। तो आप मंथ कंप्लीट होने का वेट करिए एंड एट द एंड ऑफ द मंथ कोई भी आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लें। बिकॉज मेरी ख्याल से अगर आप महीने में 3 से 4 घंटे करंट अफेयर्स को दे देते हैं तो दैट इज़ इनफ फॉर यू एंड दैट इज़ इनफ फॉर एनी ऑफ द एग्ज़ाम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस दिन से मनरेगा के स्थान पर वीबीजी रामजी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है 1 जुलाई 2026 से। शुभारंभ किया है इसका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि इन्होंने कहाँ से इस स्कीम को स्टार्ट किया है, दैट इज़ फ्रॉम तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है। राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम मसूदा अजमेर एंड किसने किया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अब इस योजना में पहले क्या होता था कि जो रोज़गार दिया जाता था मज़दूरों को, कितने दिन का दिया जाता था, दैट इज़ फॉर 100 डेज। और अब कितना दिया जाएगा, 125 डेज। तो 25 डेज का इंक्रीज़ है, 25 डेज बढ़ा दिया गया है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। दूसरा चीज़ ये है कि जो प्रशासनिक खर्च है वो 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, दैट इज़ 9%, मतलब 3% जो है उसका इंक्रीमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं, बिकॉज क्या होता है कि जब हम इस स्कीम को लागू करते हैं तो कई सारे जो प्रशासनिक खर्च है वो होते हैं, तो अब 6% से बढ़ाकर उसको 9% कर दिया गया है। फसल की बुआई और कटाई के दौरान जो राज्य सरकार है वो 60 डेज का अवकाश रख सकती है रोज़गार में, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं जब बुआई और कटाई होती है तो उनको मज़दूरों की ज़रूरत होती है। तो अगर राज्य सरकार इनको रोज़गार देती रहेगी तो उनको मज़दूर जो है अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो ये समस्या ना हो इसके लिए जो सरकार है वो फसल की बुआई और कटाई के समय 60 दिन का अवकाश रखेगी। और अगर बात करें कि ये जो वीबीजी रामजी है इसका फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज कहीं एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। कुछ चीज़ें और हैं इस योजना से रिलेटेड, वो भी हम पढ़ लेते हैं बिकॉज दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 में। और उस वक्त इस योजना का नाम क्या था, दैट इज़ नरेगा।
फिर 2009 आता है और 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया, नाम बदल दिया गया और नाम क्या रखा? मनरेगा। दो अक्टूबर 2009 की बात है, मतलब महात्मा गांधी जयंती की बात है ये। अब इस स्कीम को, जो मनरेगा स्कीम है, इसको रिप्लेस कर दिया गया। किस स्कीम से? वी बी जी राम जी। दैट इज द न्यू स्कीम, लेटेस्ट वन, जो 1 जुलाई 2026 से नेशन वाइड लॉन्च हुई है। मजदूरी का जो भुगतान है वो हर सप्ताह किया जाएगा, एवरी वीक। और अगर मान लीजिए सरकार किसी वजह से जो मजदूर है उसको नौकरी या फिर काम नहीं दे पाती है, तो फिर भत्ता दिया जाएगा। भत्ते का प्रावधान है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस स्कीम से रिलेटेड, एंड कई दिनों से ये स्कीम चर्चा में है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस स्कीम के बारे में आप वो सब पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दिनों से चर्चा में है, कई दिनों से क्या, कई सालों से चर्चा में है। एंड क्वेश्चन क्या है? पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया 4 जुलाई 2026 को। पहले तो आप ये डेट ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इस रिफाइनरी के बारे में। एक तो इसका शिलान्यास कब किया गया, फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया? फाउंडेशन स्टोन 22 सितंबर 2013 को। और किसने किया था शिलान्यास? सोनिया गांधी ने। उद्घाटन कब हुआ? 4 जुलाई 2026 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखिए, एक तो केवल रिफाइनरी होती है जहां पर आपका क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एंड फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल।
अब मान लीजिए अगर इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से आपका रबर बन रहा है, प्लास्टिक बन रहा है, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, तो उस रिफाइनरी को हम रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी फंडामेंटल चीज़ है। अब जब ये रिफाइनरी बन गई है तो भारत की जो रिफाइनरी क्षमता है उसमें उसका स्थान क्या हो गया है वर्ल्ड वाइड, दैट इज फोर्थ। और अगर बात करें कि नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या है इस रिफाइनरी का, दैट इज 17। ये भी मैं आपको चीज समझाऊंगा क्या होता है। ये इंडेक्स 17 होने का मतलब है कि जो यहाँ पर पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है, जो क्रूड ऑयल निकल रहा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो एक तरीके से ये जो इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इस रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। रिफाइनरी की क्षमता क्या है, दैट इज 9 MMTPA, 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। मतलब कि इतना जो क्रूड ऑयल है वहाँ से निकाला जाएगा या फिर रिफाइंड किया जाएगा। अब एक चीज़ और है कि जो ये रिफाइनरी है इसमें इतना क्रूड ऑयल नहीं निकल पाएगा 9 MMTPA। तो क्या होगा कि कुछ क्रूड ऑयल जो है हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस रिफाइनरी को इसकी क्षमता के हिसाब से चला सकें। और अगर बात करें कि जो पेट्रोकेमिकल है उसकी क्षमता क्या होगी, पेट्रोकेमिकल बनाने की क्षमता क्या होगी इस रिफाइनरी की, ये भी आप नोट कर लीजिए। टू 2.4 MMTPA, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस रिफाइनरी को चला रहे हैं और वो कौन कौन है, एक तो HPCL है और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो HPCL का हिस्सा कितना है इस रिफाइनरी में, दैट इज 74%, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का दैट इज 26%। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं इस रिफाइनरी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर पश्चिम रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं, तो दैट इज पंकज शर्मा। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही है इसमें। आप ये जो नाम है पंकज शर्मा ये ध्यान रखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट इज 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई थी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में। 1 से 2 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और इसी के साथ साथ कुछ सेवाएं हैं जिनका शुभारंभ किया गया, और वो सेवाएं कौन कौन सी हैं, 4 सेवाएं हैं मोर स्पेसिफिकली। और वो सेवाएं कौन कौन सी हैं, एक तो राजस्थान इनोवेशन चैलेंज, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, राज लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन, स्मार्ट राजस्थान परियोजना। तो ये 4 सेवाएं हैं जो उस दिन जो है स्टार्ट की गई हैं, स्टार्टेड विद दिस कॉन्फ्रेंस। और आप एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे कि टिल जुलाई 2026
कितनी सेवाएं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के सिटीजन्स को थ्रू व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रही है, दैट इज 27। ये फिगर जो है आप ध्यान रखेंगे टिल जुलाई 2026। और अगर बात करें कि ई गवर्नेंस क्या होता है, देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट अपने जो कामकाज है वो इलेक्ट्रॉनिकली करती है या फिर कुछ सर्विसेज जो है सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करती है, तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि ये 3 मोड्स पर वर्क करता है, या आप ये कह लीजिए कि 3 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस होता है। मोड्स ऑफ ई गवर्नेंस, पहला तो है G2C, दूसरा है G2B एंड थर्ड वन इज G2G। अब सबसे पहले बात करते हैं कि G2C में क्या होता है। देखिए अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का या फिर वाटर बिल का या फिर कोई चालान जो है इलेक्ट्रॉनिकली पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस। G2C के एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड वाटर बिल, ई चालान पेश करना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अब G2B के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस। इसके एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एंड उस डिपार्टमेंट को कुछ प्रोक्योरमेंट करना है इलेक्ट्रिक आइटम्स का, तो अगर वो उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो प्रोक्योरमेंट है खरीद करती है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, तो उसको हम गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस कहते हैं। इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स थ्रू ऑनलाइन by government department, by a business। अब ये जो बिजनेस हो सकता है, ये कोई दुकान भी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है। एंड G2G ई गवर्नेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स कर रहे हैं, थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं, तो उसको हम G2G ई गवर्नेंस कहते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू ईमेल्स। ये एक एग्जांपल है G2G ई गवर्नेंस का। या फिर जो फाइल्स हैं वो शेयर की जा रही हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, तो उसको भी हम G2G ई गवर्नेंस कहते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे। एंड ये जो मोड्स ऑफ ई गवर्नेंस हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बेसिकली 3 मोड्स होते हैं, G2C, G2B एंड G2G। नेक्स्ट वन इज बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र घोड़े की किस नस्ल को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान कर सकता है। तो एक घोड़े की नस्ल है और उस नस्ल का नाम है नुकरा नस्ल, जो कि बेसिकली शादियों में यूज़ की जाती है। तो इस नस्ल को जो है वैज्ञानिक मान्यता प्रदान की जा सकती है कुछ ही दिनों में। एंड ये नस्ल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस नस्ल के कुछ ही घोड़े अब भारत में रहे हैं
एंड अगर बात करें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है इन घोड़ों की एट प्रेजेंट हमारे देश में, दैट इज़ 15,000। बहुत कम पॉपुलेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें कि अभी तक कितनी नस्लों को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान की जा चुकी है, दैट इज़ 8। और वो नस्लें कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, जांसकारी, भूटिया, भीमथाड़ी और कच्ची सिंधी। और अगर बात करें कि ये जो नस्ल है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, दैट इज़ इन पंजाब एंड आफ्टर दैट इट इज़ इन राजस्थान। तो जो इसकी मोस्टली पॉपुलेशन है वो राजस्थान में है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस नस्ल की पॉपुलेशन कहाँ है, दैट इज़ इन बीकानेर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में 20 साल बाद राजस्थान के किस बांध के द्वार खोले गए हैं? तो एक डैम है जिसके अब गेट्स खोल दिए गए हैं आफ्टर 20 ईयर्स। एंड ये कौन सा बांध है? दैट इज़ पांचना बांध, जो कि गुडला गांव में है, करौली में। इस डैम के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो फैक्ट ये है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है, मिट्टी से बनाया गया है इस डैम को। और ये जो डैम है, इससे किस किस चीज़ के लिए पानी उपलब्ध होगा? एक तो सिंचाई के लिए, मीन्स इरिगेशन के लिए। दूसरा पेयजल के लिए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो है इस डैम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट जहाँ पर हम डैम से बिजली भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, एक तो सिंचाई और एक पेयजल। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, मतलब जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जिनको लाभ मिलेगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू? दैट इज़ करौली एंड सवाई माधोपुर। कौन सी नदी पर यह डैम स्थित है? दैट इज़ गंभीर नदी। और 20 साल बाद इसके गेट्स खोले गए हैं बिकॉज एक विवाद चल रहा था 74 गांवों के बीच में। और विवाद क्या था एक्चुअली, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब इसको बनाया गया, जब इस डैम को बनाया गया, फॉर एग्जांपल आपका ये डैम है, तो उसके लिए 39 जो गांव हैं उन्होंने अपनी ज़मीन दी। और ये जो गांव हैं बेसिकली किस कम्युनिटी के हैं? दैट इज़ ऑफ गुर्जर कम्युनिटी। गुर्जर कम्युनिटी। इस डैम को बना दिया, इस डैम में पानी भरा जब सीज़न आया, जब रेनी सीज़न आया। अब इस डैम के आगे एक नहर बनाई गई नीचे की तरफ, और इस कैनाल से सब कैनाल्स बनाई गई जो 35 गांव की तरफ जा रही हैं। और ये 35 गांव जो हैं किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? मीना कम्युनिटी से। अब विवाद क्या है एक्चुअली? जो गुर्जर कम्युनिटी है वो ये कहती है कि जो ये डैम बना है इसके लिए हमने अपने जो गांव हैं वो दिए हैं, हमने जो अपना लैंड है वो दिया है, तो पानी हमको मिलना चाहिए। एंड जो ये 35 गांव के मीना है, जो मीना जाती है, वो ये कहती है कि पानी सबके लिए है, तो इस योजना का लाभ जो है उनको भी मिलना चाहिए। तो ये जो विवाद है पिछले 20 साल से चल रहा था एंड अभी हाल ही में इसका जो है सॉल्यूशन निकाला गया है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। अब जो है इस डैम के जो गेट्स हैं खोल दिए गए हैं एंड जो ये 39 गांव हैं गुर्जर्स के और ये जो 35 गांव हैं मीनाओं के, इन सभी गांव को जो है अब पानी मिलेगा सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए। तो ये फैक्ट्स जो हैं आप ध्यान रखेंगे। जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास कब किया गया? तो इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ऑन 4 जुलाई 2026 ऑन द सेम डेट जब
रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है हमारे राजस्थान में। तो जयपुर मेट्रो फेज़ 2 जो है इसके बारे में भी कुछ चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। एक तो शिलान्यास कब हुआ है, दैट इज़ ऑन 4th ऑफ जुलाई 2026। कितना लंबा जो एरिया है ये मेट्रो फेज़ 2 कवर करेगा, लंबाई कितनी होगी इसकी ट्रैक की, दैट इज़ 41 किलोमीटर्स। दूसरा फैक्ट ये है कि बजट क्या होगा इसका, 13,000 करोड़। क्रियान्वयन कौन सा कॉरपोरेशन करेगा, राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये जो कॉरपोरेशन है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा कितना है, दैट इज 50%। और जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसका हिस्सा कितना है, दैट इज 50%। मतलब ये जो मेट्रो फेज 2 जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इसमें 50% जो पैसा है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी, एंड जो 50% पैसा है वो कौन लगाएगा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इकतीसवां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये हेल्ड किया गया था जयपुर में, एंड फ्रॉम 15 टू 17 ऑफ जुलाई 2026 इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य कि जो हमारे युवा हैं उनको पार्लियामेंट के बारे में अवगत कराया जाए, उनको ये बताया जाए कि किस तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं पार्लियामेंट में और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं पार्लियामेंट में। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनसे इनको अवगत कराया गया था। तो अभी हाल फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, दैट इज़ इन जयपुर। राजस्थान के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये कौन सी संस्थान है, दैट इज़ हुडको। और टीयर 2 सिटीज़ कौन सी होती हैं, ये वो सिटीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं जिनको आप महानगर कह सकते हो। तो हमारे राजस्थान में टीयर 2 सिटीज़ कौन कौन सी हैं एक्चुअली, एक तो जयपुर है, दूसरी है जोधपुर, तीसरी है कोटा, और चौथी है आपकी बीकानेर। तो ये 4 सिटीज़ जो हैं उनको आप टीयर 2 में रख सकते हो। एंड टीयर 3 सिटीज़ में कौन सी सिटीज़ आती हैं, इनमें वो सिटीज़ आती हैं जो स्मॉल सिटीज़ हैं प्लस ग्रोइंग सिटीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। स्मॉल सिटीज़ विद ग्रोइंग इकोनॉमी। इसमें कौन कौन सी सिटीज़ आएंगी, एक तो आपका अलवर आ सकता है, दूसरा आपका अजमेर आ सकता है, तीसरा आपका उदयपुर आ सकता है, चौथी सिटी आपकी भीलवाड़ा हो सकती है,
5वीं सीकर हो सकती है और 6ठी भरतपुर हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे लोक मंथन कार्यक्रम के ऊपर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड अगर बात करें कि कब इसका आयोजन किया जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम 4th to 6th ऑफ दिसंबर 2026। एक तो ये जो डेट है आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। और अगर बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया जाएगा इस कार्यक्रम का, दैट इज़ इन जयपुर। लोकमंथन कर्टेन रेजर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है 1 जुलाई 2026 को। उद्देश्य क्या रहेगा इस कार्यक्रम का कि जो हमारी कंट्री में इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, कलाकार हैं और जो यूथ है, जो युवा हैं हमारे देश के, उनको एक मंच प्रदान किया जाए, एक प्लेटफॉर्म जो है उनको प्रदान किया जाए ताकि वो जो अपनी ओपिनियंस हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें एंड इन ओपिनियंस के हिसाब से जो है हम अपने कंट्री को विकास की ओर ले जाएं। तो ये सब चीज़ें इस कार्यक्रम में होती हैं। और अगर बात करें कि कौन सा एडिशन है ये, दैट इज़ 5th। थीम क्या रखी गई है इस कार्यक्रम की, दैट इज़ हम भारत के लोग। थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ पर थीम्स भी पूछी जाती हैं किसी भी कार्यक्रम की। फर्स्ट एडिशन कब था इस कार्यक्रम का, दैट इज़ इन द ईयर 2016 एंड कहाँ पर हुआ था ये, दैट इज़ इन भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये जो फैक्ट्स हैं इस कार्यक्रम के बारे में आप ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में राजस्थान के शहरों के व्यापक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। तो पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक अर्बन चैलेंज फंड जो है वो तैयार किया गया है केंद्र सरकार द्वारा और इस फंड में पैसे डाले जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और वो कितने पैसे डाले जाएंगे, दैट इज़ 15,800 करोड़ रुपीस। और इस पैसे से विकास होगा राजस्थान के जो शहर हैं उनका। तो अभी हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि कितने पैसे जो हैं इस फंड में डाले जाएंगे, दैट इज़ 15,800 करोड़ रुपीस। अर्बन चैलेंज फंड के तहत परियोजनाओं के वित्तीय पोषण का निर्धारित अनुपात क्या है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है और इसमें ये पूछा गया है कि जो ये विकास होगा डिफरेंट सिटीज़ का इन राजस्थान, उसमें जो पैसा लगेगा उसमें अनुपात क्या रहेगा, मतलब केंद्र कितना देगी, राज्य कितना देगा और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना पैसा देंगी। तो 25% जो पैसा है वो तो केंद्र देगा, 25% राज्य व निकाय देंगी, मतलब जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो देंगी, और 50% जो पैसा है वो कोई भी वित्तीय संस्थान देगी, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो ये जो रेशो है आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज जयपुर में हाल ही में किस वैश्विक कंपनी द्वारा एक अत्याधुनिक AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। तो एक कंपनी है उसने AI रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया है जयपुर में एंड उस कंपनी का नाम क्या है, दैट इज STTGDC। एंड ये जो AI रेडी डेटा सेंटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी चीज़ क्या है, मशीन लर्निंग। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं इनके लिए जो डेटा यूज़ होता है वो डेटा इन सेंटर्स में स्टोर किया जाता है। एंड ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इनकी कुछ खूबियाँ होती हैं। वो खूबियाँ क्या क्या होती हैं, पहली तो बहुत पावरफुल हार्डवेयर्स जो है यूज़ किए जाते हैं इन डेटा सेंटर्स में। पावरफुल
हार्डवेयर्स आर यूज्ड? यहां पर कूलिंग बहुत फास्ट होती है। और हाई डेंसिटी पावर यूज की जाती है। तो ये तीन चीजें यहां पर होती हैं। अब ये तीन चीजें इसलिए होती हैं बिकॉज जो ये डेटा होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड होता है, वो बहुत हैवी डेटा होता है एंड इस डेटा को स्टोर करने के लिए ये सारी खूबियां होनी चाहिए किसी भी डेटा सेंटर में। तो ये डेटा सेंटर जो है कौन सी कंपनी इस्टेब्लिश कर रही है जयपुर में? दैट इज STTGDC। यमुना का पानी भूमिगत पाइपलाइन द्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा? तो इसका आंसर है चूरू। ये जो डिस्ट्रिक्ट है आप याद रखेंगे। एंड ये जो पाइपलाइन है ये शुरू कहां से होगी? पाइपलाइन स्टार्ट कहां से होगी? हथनीकुंड बैराज है हरियाणा में। इसको हम ताजेवाला हेडवर्क्स भी कह सकते हैं। यहां से ये पाइपलाइन स्टार्ट होगी और पाइपलाइन की लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी? 295 किलोमीटर लगभग। और जो चूरू का हंसियावास जलाशय है, यहां तक ये पाइपलाइन आएगी। कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे इससे? लाभान्वित क्षेत्र, एक तो चूरू, दूसरा सीकर और तीसरा झुंझुनू। ये जो क्षेत्र है चूरू, सीकर और झुंझुनू का, इसको हम क्या कहते हैं? शेखावटी रीजन। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। मतलब ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू, यहाँ के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा इस प्रोजेक्ट से। तो अभी हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो जलाशय है कहां पर है? दैट इज इन चूरू। राजस्थान में कहां सहकार वन बनाया जाएगा? तो इट विल बी स्टेब्लिश्ड इन जयपुर एंड मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें दैट इज इन सुमेल विलेज। और अगर बात करें कि मुख्यतः कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे, तो तीन वृक्ष जो हैं वो लगाए जाएंगे यहाँ पर मुख्यतः, दैट इज खेजड़ी, दूसरा रोइडा और तीसरा नीम। खेजड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है। एक तो ये स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान है, स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। कब डिक्लेयर किया गया था इसको स्टेट ट्री? डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1983। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम प्रोसोपिस
सिनेरेरिया। लोकल नेम्स क्या है इसके? लोकल नेम्स, एक तो हम इसको शमी कहते हैं, दूसरा जानटी, तीसरा कल्प वृक्ष, चौथा थार का गौरव। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो पेड़ है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम कहा जाता है। और ये जानवरों को चारा होता है। और जो फली होती है, फली को क्या कहते हैं? सांगरी, जिसे सब्जी बनती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। और अगर बात करें कि किस टेक्निक के थ्रू ये वृक्षारोपण होगा, दैट इज मियावाकी टेक्निक, एंड दिस इज अ जापानीज टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? जापानीज टेक्निक। और इसमें होता क्या है कि किसी भी रीजन के जो लोकल ट्रीज होते हैं वो इस रीजन में लगाए जाते हैं ताकि ये जो पेड़ है जल्दी ग्रो करें और एक डेंस फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। तो कौन सी टेक्निक यूज होगी? मियावाकी टेक्निक, एंड दिस इज अ जापानीज टेक्निक। यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं सुचारू संचालन के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो एक एसपीवी का गठन किया जाएगा। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, एक तरीके से एक इसको आप कंपनी कह सकते हैं, एंड इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसका नाम क्या है? राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी। और इस परियोजना का सारा जो काम है ये एसपीवी देखेगी। तो इस एसपीवी का नाम आप ध्यान रखेंगे। बालोतरा में रिफाइनरी की शुरुआत होने के बाद वर्तमान में भारत रिफाइनरी क्षमता के मामले में किस स्थान पर आ गया है? तो ऑन 4 जुलाई 2026 हमने इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। एंड किसने उद्घाटन किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब इस रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद जो हमारी रिफाइनरी की क्षमता है वो चौथे स्थान पर आ जाएगी वर्ल्ड वाइड। और अगर बात करें क्रम की कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन सी कंट्री रिफाइन कर रही है, दैट इज चाइना ऑन फर्स्ट प्लेस, देन यूएसए, आफ्टर दैट इट इज रशिया, एंड ऑन फोर्थ प्लेस इट इज इंडिया। नाउ इट इज इंडिया आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस रिफाइनरी, दैट इज इन पचपदरा। हाल ही में किस संस्थान ने राज्य सरकार के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान से होगा क्या कि जो हमारा स्टेट है इसमें इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा कि एनवायरनमेंट को कम से कम हानि हो। तो इस प्लान पर राज्य सरकार की तरफ से किसने साइन किए हैं? दैट इज आरती डोगरा, जो कि ऊर्जा सचिव हैं। और किसने साइन किए हैं इस प्लान पर? दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इनकी तरफ से किसने सिग्नेचर किए हैं? दैट इज आशीष खन्ना, जो कि महानिदेशक हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और अगर बात करें कि जो सोलर एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस की जा रही है अभी राजस्थान में, दैट इज 24 गीगावाट। और स्वच्छ ऊर्जा की बात करें, स्वच्छ ऊर्जा में क्या क्या आता है? एक तो इसमें आपका सोलर एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी आ गया, हाइड्रो एनर्जी आ गया, पानी से बिजली बनाना,
हाइब्रिड एनर्जी आ गया। जहाँ हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों के प्लांट्स एक साथ लगाते हैं और फिर वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो स्वच्छ ऊर्जा क्षमता कितनी स्थापित की जा चुकी है राजस्थान में टिल डेट? दैट इज 48 गीगावाट। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दैट इज इन गुरुग्राम, इंडिया। और इस अलायंस का गठन कब किया गया था? दैट इज ऑन 30th of November 2015, जब COP21 सम्मेलन हो रहा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि इस वक्त प्रेसिडेंटशिप किसके पास है इस अलायंस की, दैट इज विद इंडिया। और अगर बात करें कि को प्रेसिडेंट कौन है इस अलायंस का इस वक्त, दैट इज फ्रांस। पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत ई पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दैट इज फर्स्ट। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान का प्लेस है वो क्या है? दैट इज फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस शहर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? दैट इज जोधपुर। और इसी दिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हमारी जो पचपदरा रिफाइनरी है उसका भी उद्घाटन किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहली विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न हुई? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पर आयोजित की गई थी? दैट इज इन जयपुर ऑन 16th of July 2026। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाए कि आप राजस्थान में आकर इन्वेस्ट करें, ताकि जो हमारा राजस्थान है वो इकोनॉमिकली ग्रो करे। तो अभी हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जयपुर में जो है आयोजित की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा के 75 साल। अब एक नया जो महोत्सव है उसकी स्टार्टिंग हुई है, एंड वो महोत्सव क्या है? दैट इज अमृत महोत्सव। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? दैट इज फ्रॉम 15th of July 2026। और इसकी शुरुआत क्यों की गई है? बिकॉज जो राजस्थान विधानसभा है वो अपने 75वें साल में आया है। तो कुछ चीज़ें हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था? दैट इज ऑन 29 फरवरी 1952। ये जो डेट है आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कहीं एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। एंड पहली बैठक कब हुई थी? दैट इज ऑन 31st of March 1952। 2026 में 75वें साल में जो है हमारी विधानसभा आई है, और उसके उपलक्ष्य पर एक अमृत महोत्सव का जो है आयोजन किया जा रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 15th of July 2026। किसने इस महोत्सव का उद्घाटन किया? दैट इज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और जब ये महोत्सव का उद्घाटन किया गया तो उस वक्त 23 महत्वपूर्ण कानून जो विधानसभा ने बनाए हैं हमारी, उन पर चर्चा की गई। और अगर बात करें कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है इस वक्त हमारे, दैट इज वासुदेव देवनानी। जो पहली विधानसभा थी उसमें कुल सदस्य कितने थे? 160। एंड एट प्रेजेंट कितने सदस्य हैं? दैट इज 200। ये दोनों जो फिगर्स हैं आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अगर बात करें कि गठन से लेकर अब तक, कुछ फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं। गठन से लेकर अब तक कितने राज्यपाल बन चुके हैं? 38 राज्यपाल। ये ध्यान रखना कि ये गठन से लेकर अब तक का डेटा है।
कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 12 मुख्यमंत्री। कितने विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं? 18। और उपाध्यक्ष कितने बन चुके हैं? इससे एक ज्यादा 19। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान की किस महिला बॉक्सर ने इंग्लैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भाग लिया है? तो ये हैं अरुंधति चौधरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं राजस्थान की इन स्पोर्ट्स सेक्टर। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? दैट इज़ फ्रॉम कोटा। एंड किस कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है? दैट इज़ 70 kg जो वेट कैटेगरी है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही इसरदा बांध बनकर तैयार हुआ है। यह किन शहरों की सीमाओं पर स्थित है? तो 2 शहर हैं जिनकी सीमाओं पर ये बांध स्थित है, और वो 2 शहर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज टोंक एंड सेकंड वन इज सवाई माधोपुर। और बात करें कि कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे इस बांध से, दैट इज दौसा और सवाई माधोपुर। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टोंक और सवाई माधोपुर की बाउंड्री पर तो ये बांध बना हुआ है, बट जो लाभान्वित जिले हैं उसमें टोंक नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। और किस नदी पर ये बांध स्थित है? दैट इज बनास नदी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ओनली अ पेयजल योजना, मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया है। तो ये चीज़ें तो आप ध्यान रखेंगे ही। अब बात करते हैं बनास नदी के बारे में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एंड ये आपके सिलेबस में है। जो रिवर्स हैं राजस्थान की वो आपके सिलेबस में भी हैं। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम इस रिवर का ले लेते हैं। एक तो ये जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन मीन्स उद्गम। कहाँ से निकलती है ये? खमनौर की पहाड़ियाँ हैं राजस्थान में, वहाँ से निकलती है ये रिवर। खमनौर की पहाड़ियों पर से। कितने डिस्ट्रिक्ट्स ये नदी कवर करती है? 6। कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं? एक तो राजसमंद हो गया, दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी चित्तौड़गढ़, थर्ड वन इज भीलवाड़ा, फोर्थ वन इज अजमेर, फिफ्थ वन इज टोंक एंड सिक्स्थ वन इज सवाई माधोपुर। अब जब ये नदी सवाई माधोपुर पहुंचती है तो यहां पर ये किस नदी में मर्ज होती है? दैट इज चंबल। चंबल नदी में आके मिलती है। सवाई माधोपुर में। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, वो भी पढ़ते हैं।
लंबाई कितनी है इसकी? लगभग 480 किलोमीटर। फोर 80 किलोमीटर। और इसके तट पर ना एक जगह है, और उस जगह का नाम क्या है? मातृकुंडिया। और इस जगह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। या फिर मेवाड़ का हरिद्वार। और ये जो जगह है ना, ये हमारे जो परशुराम जी हैं उनसे रिलेटेड है। दिस प्लेस इज रिलेटेड टू परशुराम जी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस रिवर के बारे में जो आपको पता होना ही चाहिए। और अगर बात करें कि इसका निकनेम क्या है, दैट इज वन की आस, बनास। कहा जाता है कि इसको स्वर्गलोक से उतारा गया था धरती पर। तो ये जो फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान कृषि विभाग ने हाल ही में जुलाई 2026 कुल कितने संगठनों के साथ ऐतिहासिक एमओयू पर साइन किए हैं? तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं राजस्थान कृषि विभाग ने कई सारी संगठनों के साथ में। और ऐसी कितनी संगठन है? दैट इज़ 32, ताकि जो हमारे यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो सके, जो कृषि क्षेत्र है हमारे राजस्थान का उसका डेवलपमेंट हो सके। हंड्रेड आइकन्स ऑफ राजस्थान नामक पहल किस विभाग ने शुरू की है? तो ये पहल किसने की है, किस विभाग ने की है? दैट इज उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है उसने ये पहल की है। और इसमें होगा क्या कि कुछ व्यक्तियों को सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में योगदान दिया है। तो अभी हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि किस डिपार्टमेंट ने ये पहल की है, दैट इज उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। दैट इज इंपॉर्टेंट। हाल ही हुए सर्वे के अनुसार राजस्थान का ऊन और कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? कपास मीन्स कॉटन। तो ऊन में तो है फर्स्ट प्लेस, और कपास में कौन सा प्लेस है राजस्थान का? दैट इज फिफ्थ नेशन वाइड। और अगर बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन ऊन का कहां पर हो रहा है? ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। बीकानेर। सबसे ज्यादा। हालांकि कुछ प्रोडक्शन हमारे जोधपुर में भी होता है और कुछ प्रोडक्शन नागौर में भी होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। दैट इज आल्सो इन बीकानेर। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहां पर हो रहा है? सबसे ज्यादा
कपास का उत्पादन। श्री गंगानगर में। और इसके बाद हनुमानगढ़ में। और कहां पर होता है? बीकानेर में। ये कुछ चीजें जो हैं आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष में अवार्ड पारित कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य जल का ऐतिहासिक आवंटन किया गया था? तो एक डिस्प्यूट चल रहा था नर्मदा जल को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। एंड ये जो डिस्प्यूट है कब रिजॉल्व हुआ था? दैट इज इन द ईयर 1979। ये ईयर जो है आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को बाईपास करते हुए NH52 से एक नया 8 लेन लिंक रोड बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन सा अभयारण्य है? दैट इज मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अगर बात करें कि किन जिलों में ये सेंचुरी आती है, दैट इज इन कोटा, झालावाड़, बूंदी एंड चित्तौड़गढ़। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप याद रखेंगे। अब इसके साथ हम एक इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन राजस्थान एट प्रेजेंट? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स? 5, टोटल 5। और वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? फर्स्ट वन इज रणथंबोर, नाइनटीन 1973 में बनाया गया था इसको। सेकेंड वन इज सरिस्का। इसको कब बनाया गया था? दैट इज इन द ईयर 1978। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान कौन सा है? दैट इज रणथंबोर। थर्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है? दैट इज मुकुंदरा हिल्स, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इसको कब बनाया गया था? दैट इज इन द ईयर 2013। फोर्थ वन इज रामगढ़ विषधारी। इसको कब बनाया गया था? दैट इज इन द ईयर 2022। एंड फिफ्थ वन इज द लेटेस्ट वन। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? धौलपुर करौली। लेटेस्ट वन तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। इस टाइगर रिजर्व को कब बनाया गया था? दैट इज इन द ईयर 2023। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान के कितने बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी? तो 56,000 बुजुर्ग हैं जिनको तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। और इसमें से जो 50,000 सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो रेल यात्रा से तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। और जो 6,000 सीनियर सिटीजन्स हैं उनको विमान के थ्रू तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। और जो ये विमान के थ्रू तीर्थ यात्रा होगी ये कहाँ की करवाई जाएगी? ये पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, वहाँ की जो तीर्थ यात्रा है करवाई जाएगी विमान के थ्रू।
तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश के किसानों को योजनाओं का लाभ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम क्या है? दैट इज राज किसान पोर्टल। और इस पोर्टल पर जो हमारे किसान भाई हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं उनके बारे में जान सकते हैं एंड उन स्कीम्स के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये स्कीम्स कौन कौन सी हैं एक्चुअली, मैं कुछ स्कीम्स आपको बता देता हूँ, हालांकि स्कीम्स तो बहुत हैं बट जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जैसे तारबंदी योजना हो गई, तारबंदी योजना। दूसरी कृषि यंत्र अनुदान योजना। तीसरी होगी डिग्गी निर्माण योजना। तो ये कुछ योजनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं ये। इन योजनाओं के बारे में किसान इस पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं और इन योजनाओं के लिए रजिस्टर करा सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। देश का पहला एडवांस्ड रोबोटिक रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो दैट इज इस्टेब्लिश्ड इन जयपुर। और ये जो रिसर्च सेंटर होगा किन किन के लिए रोबोट्स बनाएगा? एक तो रिफाइनरी के लिए और एक इंडस्ट्रीज के लिए। तो अभी हाल फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया है, दैट इज इन जयपुर। जनसंख्या स्थिरता में प्रदेश में कौन सा ब्लॉक प्रथम रहा है? तो ये ब्लॉक है तालेड़ा ब्लॉक जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी स्टेबल है, बढ़ नहीं रही है एंड पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल कर रखी है इस ब्लॉक ने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया है इस ब्लॉक ने। और इसी वजह से विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया गया है उस पर इसको अवार्ड भी दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। संपर्क पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? दैट इज टोंक। और ये संपर्क पोर्टल क्या है? अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसमें दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। इस पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर दैट इज 181। और अगर आपको शिकायत दर्ज करानी है व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सएप नंबर क्या है वो भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। 9461067924। तो ये व्हाट्सएप नंबर है। तो ये जो फैक्ट्स हैं आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज राजस्थान का वन एवं वृक्ष आवरण हरित क्षेत्र मतलब ग्रीन एरिया। पिछले 2 साल में कितना बढ़ा है? तो दैट इज 394.46 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट डेटा है बिकॉज आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हरित क्षेत्र में कितना इंक्रीमेंट हुआ है राजस्थान में? दैट इज़ 394.46 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में ये ग्रीन एरिया बढ़ा है, दैट इज़ छत्तीसगढ़।
जहाँ पर 683.62 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो बढ़ा है ग्रीन एरिया। उसके बाद बढ़ा है यूपी में, एंड देन ओडिशा में, एंड ऑन द फोर्थ प्लेस इट इज़ राजस्थान, जहाँ पर अपना ग्रीन एरिया कितना बढ़ा है, दैट इज़ 394.46 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कमी आई है ग्रीन एरिया में, दैट इज़ मध्य प्रदेश। यहाँ पर ग्रीन एरिया घटा है, और कितना ग्रीन एरिया घटा है, दैट इज़ 612.41 स्क्वायर किलोमीटर। मिशन पढ़ो राजस्थान कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये आयोजित किया जाएगा फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई 2026 टू 16th ऑफ जनवरी 2027 तक। काफ़ी लंबा चलेगा ये अभियान, और इस अभियान की थीम क्या रखी गई है, दैट इज़ हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे। और बेसिकली इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि जो भी क्लास 1 से लेकर 8 तक स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में राजस्थान के, उनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं उसको बढ़ाया जाए, जो पढ़ने की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। और इसमें होगा क्या क्या, एक तो 8 सितंबर को रीड ए थॉन आयोजित की जाएगी, मतलब इसमें कई सारे स्कूल्स में एक साथ बच्चे जो हैं वो बुक्स रीड करेंगे। फिर 8 सितंबर को ही स्टोरी मेला जो है आयोजित किया जाएगा। इसमें जो बच्चों की स्टोरीज़ हैं वो उनको पढ़ के सुनाई जाएंगी और उनसे सुनी जाएंगी। 21 नवंबर को एक मेगा पीटीएम ऑर्गेनाइज की जाएगी, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी। एंड 16th ऑफ जनवरी को जब ये अभियान ख़त्म होगा, उस दिन एक निपुण मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस निपुण मेले में क्या होगा कि ऐसे खेल आयोजित किए जाएंगे जिससे बच्चे जो हैं वो सीख लें। तो ये सब चीज़ें इस अभियान के तहत होंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट अभियान है एंड काफ़ी दिनों से चर्चा में है, तो इसलिए इस अभियान की जो मुख्य बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा भूजल दोहन किस जिले में हो रहा है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भूजल दोहन क्या होता है। जब हम जो वाटर है उसको ट्यूबवेल्स में से निकालते हैं, ट्यूबवेल्स हो गया, या फिर वेल्स में से निकालते हैं, कुएं जो हो गए, हैंडपंप्स जो होते हैं, अगर इसमें से वाटर निकालते हैं तो उसे भूजल दोहन कहते हैं। मतलब हम धरती के अंदर से पानी जो है ले रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बुरी होती है, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो वाटर टेबल होता है वो काफ़ी गिर जाता है, एंड ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए ठीक नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा भूजल दोहन हमारे राजस्थान में कहाँ पर हो रहा है, दैट इज़ इन जैसलमेर, और देश में भी सबसे ज़्यादा यहीं हो रहा है। एक तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में से भूजल दोहन हो रहा है, दैट इज़ पंजाब। ये स्टेट भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब। देश में सबसे ज़्यादा भूजल दोहन यहाँ पर होता है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भूजल दोहन कहाँ पर होता है, दैट इज़ इन राजस्थान। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान की किस शख्सियत को इटली में डेलिट की मानद उपाधि दी गई है? तो ये हैं श्री गुलाब कोठारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं राजस्थान की, काफ़ी इंटेलेक्चुअल माइंड हैं ये, और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं ये। और किस विश्वविद्यालय ने इनको ये उपाधि दी है, दैट इज़ लिब्रा यूनिवर्सिटा ओकी दो मिकियाओ योगा। इस यूनिवर्सिटी ने इनको जो है ये उपाधि दी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। VBG रामजी योजना के तहत श्रम नियोजन लेबर एम्प्लॉयमेंट में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो प्लेस ऑफ राजस्थान इज़ फर्स्ट, एंड इससे ये साबित होता है कि जो राजस्थान है वो स्मूथली एंड ईजिली जो है लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इस योजना के तहत।
और ये जो योजना है हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वीबी जी राम जी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। कि एक तो इसका जो उद्घाटन है कब किया गया, ऑन 1 जुलाई 2026 को। कहाँ से किया गया, तिरुपति आंध्र प्रदेश से। किसने किया, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने। राजस्थान में कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम मसूदा अजमेर। और किसने किया, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और अगर बात करें कि इसमें कितने दिन रोजगार दिया जाएगा मजदूरों को, दैट इज़ फॉर 125 डेज। पहले 100 दिन का दिया जा रहा था, तो अब 25 दिन का जो है इंक्रीमेंट है। और अगर मान लीजिए राजस्थान सरकार किसी कारणवश किसी मजदूर को नौकरी नहीं दे पाती है, तो उसको महंगाई भत्ता देना होगा। 7 दिन के अंदर इसमें भुगतान होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। और फुल फॉर्म क्या है इस योजना का, दैट इज़ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में हर जानकारी जो है आपको पता होनी चाहिए। देश की पहली 8 लेन टनल राज्य में कहाँ शुरू की गई है। ये देश की पहली 8 लेन टनल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड कहाँ पर इस टनल को बनाया गया है, दैट इज़ इन कोटा। और ये जो 8 लेन टनल है, ये किस टाइगर रिजर्व में से होकर निकलती है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, यहाँ से होकर ये निकलती है टनल। और ये जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट इज़ इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स। एक तो कोटा हो गया, दूसरा बूंदी हो गया, देन झालावाड़ हो गया, एंड 4th वन इज चित्तौड़गढ़। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये रिजर्व फैला हुआ है। एंड दिस इज बेसिकली द हाड़ौती क्षेत्र ऑफ राजस्थान। और कौन से एक्सप्रेस वे पर है ये, दैट इज ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने जुलाई 2026 तक कितने क्षमता के रूफटॉप सोलर स्थापित कर इतिहास रचा है। तो 1000 मेगावाट के जो रूफटॉप सोलर हैं वो स्थापित कर चुकी है राजस्थान सरकार। और अगर बात करें कि कितने घरों में ये स्थापित किए जा चुके हैं, दैट इज़ 2.65 लाख। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। और किस कार्यक्रम के तहत ये रूफटॉप सोलर स्थापित किए जा रहे हैं, दैट इज़ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और ये योजना क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। जो इम्पॉर्टेंट एंड फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की हों, इन सभी योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी लॉन्च डेट है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डेट्स भी पूछी जाती हैं। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, शुरुआत 13 फरवरी 2024 को। पहला पॉइंट तो ये है। और उद्देश्य क्या है इसका, कि जो घर हैं, जो डोमेस्टिक घर हैं, उनकी छतों पर जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जाएं। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं। और इनको लगाने के लिए सब्सिडी दी जाए। अब इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आप 1 से 2 किलोवाट का
सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो सब्सिडी कितनी है? दैट इज इन बिटवीन 30,000 एंड 60,000। और अगर आपका प्रोजेक्ट है 2 से 3 किलोवाट का, तो सब्सिडी कितनी है? 60,000 टू 78,000। और अगर आपका जो सोलर प्रोजेक्ट है वो 3 किलोवाट से ऊपर है, मोर देन 3 किलोवाट, तो उस केस में सब्सिडी क्या है? दैट इज 78,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम सब्सिडी है, मैक्सिमम सब्सिडी इज 78,000 रुपीज। और टारगेट क्या रखा गया है इसका? 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल, 1 करोड़ हाउसेस टिल 2027। ये भी आप ध्यान रखेंगे जो ईयर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस योजना के, ये भी आपको पता होने चाहिए बिकॉज ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राजस्थान में केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? दैट इज 25 लाख रुपीज। मतलब अब 5 लाख रुपए ज़्यादा दी जाएगी ग्रेच्युटी। और ग्रेच्युटी क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप किसी कंपनी में कई साल तक नौकरी करते हैं, तो जब आप रिटायर होते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको एक लमसम में अमाउंट दिया जाता है, उसको ग्रेच्युटी कहते हैं। तो ग्रेच्युटी कब मिलती है? एक तो आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एक्सीडेंट, एंड आफ्टर डेथ। बट कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन मिनिमम 5 years ऑफ वर्क, इन अ सिंगल कंपनी। मतलब कम से कम आपको 5 साल तक काम करना होगा एक ही कंपनी में। बट ये कंडीशन कब खत्म हो जाती है? या तो आपका एक्सीडेंट हो जाए और या फिर आपकी डेथ हो जाए। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी? दैट इज 25 लाख रुपीज, 5 lakhs मोर। तो ये डेटा भी आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन और वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस नई सेल का गठन किया गया है? तो एक सेल का गठन किया गया है और उस सेल का नाम क्या है? दैट इज राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल। और इस सेल का काम क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपको एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपको एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो सेल है आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल जो है एस्टेब्लिश किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर ऑन 16 जुलाई 2026। और उद्देश्य क्या है इसका? वेरी सिंपल, कि जो
भारतीय नागरिक हैं वो सुरक्षित तरीके से विदेश जाएं और फर्जी एजेंटों से बचें। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं इसके। राजस्थान में पहली बार इसको आयोजित किया गया है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थीम क्या रखी गई है इस कॉन्फ्रेंस की, दैट इज राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। ये थीम भी आप ध्यान रखेंगे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के तहत राजस्थान के कितने जिलों के लिए पहली बार जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है? तो इट इज़ मेड फॉर 11 डिस्ट्रिक्ट्स। 11 जिलों के लिए इसको तैयार किया गया है। एंड बेसिकली ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का वर्क करती हैं मोस्टली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नए जिलों के गठन के पश्चात मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु किन जिलों में विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है? मतलब किन जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे? तो ये जिले हैं अलवर, डीग और खैरतल तिजारा। अब एक चीज़ आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो मेवात क्षेत्र है, मेवात एरिया, नए जिले बनने से पहले इसमें कौन कौन से जिले आते थे? बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन, और डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से जिले आते थे इसमें? एक तो अलवर एंड दूसरा भरतपुर। बिकॉज इन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा मेव कम्युनिटी है। अब जब नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं फ्यू इयर्स बैक, तो इस योजना में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? एक तो अलवर आ गया, दूसरा डीग आ गया और तीसरा खैरतल तिजारा। पहले जो डीग था वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था और जो खैरतल तिजारा था वो अलवर में आता था। तो अब रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जो ये मेवात क्षेत्रीय विकास योजना है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वर्कआउट करेगी। और अगर बात करें कि ये जो मेवात क्षेत्रीय विकास योजना है ये कब शुरू हुई थी? ये कब शुरू हुई थी? फरवरी 1987। अलवर और भरतपुर जिलों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। और किसके लिए है? मेवात एरिया के लिए, जहाँ पर मेव कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। बारहवें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था जयपुर में। और ये जो विश्व युवा कौशल दिवस है हम किस दिन मनाते हैं? एवरी ईयर ऑन 15th ऑफ जुलाई। जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन ने कब घोषणा की थी इस दिवस की? ये भी आपको पता होना चाहिए। इन द ईयर 2014। एंड उस साल से हम ये जो दिवस है मना रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो जॉब्स प्रोवाइड करना यूथ को, और स्किल डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए कोई भी युवा है, उसको कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो उसको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो स्किल्स जो हैं उनको प्रोवाइड करना, ये भी इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रहता है।
प्रधानमंत्री ने 17 जुलाई को जालंधर, पंजाब से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किया। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल हैं? तो इसमें राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल हैं। और वो 8 स्टेशन कौन कौन से हैं? दैट इज गोटन, डीग, सोमेसर, दौसा, खैरतल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी। हालांकि आपको ये जो स्टेशंस हैं इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि कितने स्टेशंस को रेनोवेट किया गया है, दैट इज़ 8। और अगर बात करें कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम से किस स्टेशन से वर्चुअली जुड़े, दैट इज़ गोटन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये जो योजना है अमृत स्टेशन योजना, ये कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2022 में बाय रेलवे मिनिस्ट्री। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें नए स्टेशंस नहीं बनाए जा रहे हैं, इसमें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड स्टेशंस हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है फॉर रेनोवेटिंग। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड स्टेशंस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन को किस थीम पर तैयार किया गया? तो जो राजस्थान पवेलियन था उसकी थीम क्या थी? दैट इज गुलाबी नगरी। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? तो राजस्थान को रखा गया है 10वें स्थान पर। ये ओवरऑल रैंकिंग है। और अगर बात करें कि बड़े राज्यों की कैटेगरी में राजस्थान का क्या प्लेस है, दैट इज 8वां। और अगर बात करें कि नियमों के सरलीकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है बड़े राज्यों में, दैट इज सेकंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और निवेश प्रोत्साहन नीतियां बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है बड़े स्टेट्स की कैटेगरी में? दैट इज थर्ड, तीसरा स्थान है। राज निवेश पोर्टल पर कितने विभागों की कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं जुलाई 2026 तक? तो 18 तो विभाग हैं और इनकी 90 सेवाएं जो हैं इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। एंड ये जो राज निवेश पोर्टल है, व्हाट इज दिस? देखिए, जब भी आप कोई इंडस्ट्री खोलते हैं तो आपको कई सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो उन डिपार्टमेंट्स की परमिशन लेने के लिए आप इस पोर्टल पर जाते हैं। पहले क्या होता था कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फिजिकली जाना पड़ता था परमिशंस के लिए, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस पोर्टल पर जाएंगे और इन 18 विभागों से अगर आपको परमिशन लेनी है तो आपको इसी पोर्टल पर परमिशन मिल जाएगी। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि आप कोई इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं और आपको ईजिली जो है इन विभागों से परमिशन मिल जाती है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द पीपल हु आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट देयर इंडस्ट्री। तो इस एक तो पोर्टल का नाम आप ध्यान रखेंगे, राज निवेश पोर्टल। और इस पोर्टल पर कितने विभाग हैं और कितनी उनकी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? तो 18 विभाग और 90 सेवाएं। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने, एआई और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो दैट इज पीरामल फाउंडेशन। और इसमें एक टर्म है दैट इज पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो स्कूल्स होते हैं वो ये स्क्रीन करते हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स को छांटते हैं
जिनकी जो लर्निंग की एबिलिटी है वो बहुत कम है दूसरे बच्चों के मुकाबले, तो उन बच्चों को स्क्रीन करके उनको अलग से पढ़ाया जाता है, उनके लिए अलग से स्टडी मटेरियल तैयार किया जाता है, ताकि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकें जो अच्छे से लर्न कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बच्चे बहुत धीरे सीखते हैं, एंड उन बच्चों को फिर से रेस में लाने के लिए ये जो लर्निंग है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल युवाओं को किन क्षेत्रों के लिए डिजिटल मंच प्रदान करता है? तो किन क्षेत्रों के लिए ये डिजिटल मंच प्रोवाइड किया जाता है? एक तो खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, मतलब अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो इस मंच पर आ सकते हैं। अगर उनको किसी स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो इस मंच पर आ सकते हैं। अगर उनको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो इस मंच पर आ सकते हैं। अगर उनको किसी स्पोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर किसी खेलकूद प्रतियोगिता में उनको भाग लेना है और रजिस्ट्रेशन कराना है, तो भी वो इस मंच पर आ सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि किस लेवल के खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए वो रजिस्टर करा सकते हैं। एक तो वार्ड लेवल के खेलकूद जो प्रतियोगिताएं होती हैं, एक ग्राम पंचायत लेवल की जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, और एक विधानसभा क्षेत्र के लेवल की जो खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, उनके लिए ये रजिस्टर करा सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। समेकित बाल विकास सेवा राजस्थान द्वारा संचालित ECCE कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं देखरेख सुनिश्चित करना है? दैट इज फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स। ये फिगर आप ध्यान रखेंगे। एक योजना है, उस योजना का नाम क्या है? दैट इज समेकित बाल विकास योजना। इस योजना को शुरू कब किया था? 2 अक्टूबर 1975। और उद्देश्य क्या रखा गया? जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जो बच्चे 0 to 6 ईयर्स के हैं, उनकी देखरेख करना। चाहे वो पोषण हो, या फिर स्वास्थ्य। और जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करना। ये योजना लॉन्च की गई थी। अब इस योजना को स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए समेकित बाल विकास संस्थान बनाई गई।
तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो संस्थान है इस योजना को इम्प्लीमेंट करती है स्टेट्स में। तो अभी हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि जो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ये इस संस्थान का काम है। दैट इज इंपॉर्टेंट। साइबर अपराधों की तुरंत शिकायत दर्ज करवाने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर संचालित किया जा रहा है? दैट इज 1930। और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में एक साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोला जाएगा और उस सेंटर को खोलने के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है? दैट इज 100 करोड़। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? दैट इज टिल दिसंबर 2028। एक तो ये फिगर आप ध्यान रखेंगे और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो भी इस योजना के तहत गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों के लिए फंडिंग कहाँ से होगी? तो 50% तो देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 50% कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर हर घर में नल से पानी भेजना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाना। और ये भी उद्देश्य रखा गया कि प्रति व्यक्ति 50 लीटर पानी जो है, 55 लीटर पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल प्रोवाइड किया जाएगा। और जल जीवन मिशन 2.0 ये कब लॉन्च किया गया? जल जीवन मिशन 2.0 ये लॉन्च किया गया 10 मार्च 2026 को। तो ये भी डेटा आप जो है ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जल जीवन मिशन 2 के तहत स्वीकृत सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग और नियमित प्रगति की मॉनिटरिंग किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी? दैट इज सुजलम भारत प्लेटफॉर्म। और अगर बात करें कि इस वर्ष राजस्थान को कितनी केंद्रीय सहायता दी जाएगी? दैट इज 537 करोड़। ये जो फिगर है ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश के किस शहर में 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर वेस्ट टू आर्ट थीम आधारित भव्य स्वागत द्वार मतलब वेलकम गेट विकसित किए जाएंगे? दैट इज जयपुर। वेस्ट टू आर्ट थीम क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे टायर हो, रबर हो, प्लास्टिक हो, कांच हो, इस वेस्ट मटेरियल से सुंदर दिखने वाली चीज बनाई जाती है।
तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जयपुर है, यहाँ पर 3 जगहों पर गेट्स बनाए जाएंगे वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पहल है कहाँ पर होगी, दैट इज़ इन जयपुर। राजस्थान के गिव अप अभियान के तहत लगभग कितने सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा अधिकार छोड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है, दैट इज 93 लाख पीपल। अब इस अभियान के तहत होता क्या है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो राजस्थान के लोगों से ये आग्रह करती है कि अगर आप अब बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं या फिर आप ऐसी कैटेगरी में नहीं आते हैं जहां पर आपको जो खाद्य सुरक्षा अधिकार है वो मिलना चाहिए, तो आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ें, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्क्रीन आउट कि कौन कौन से लोग अब बीपीएल में हैं और नहीं हैं। तो कई लोगों ने अपना खाद्य सुरक्षा अधिकार छोड़ा ताकि जो नीडी पीपल है उस तक खाद्य सुरक्षा अधिकार का फायदा पहुंचे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभियान था राजस्थान गवर्नमेंट का, और कितने लोगों ने गिव अप किया अपना ये खाद्य सुरक्षा अधिकार, दैट इज 93 लाख पीपल। ये जो फिगर है आप ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मां योजना के तहत यदि कोई मरीज राज्य से बाहर अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति किससे लेनी होती है? तो एक कमेटी है, उससे उसको परमिशन लेनी होगी अगर वो प्रदेश के बाहर जाकर अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना चाहता है। तो उस कमेटी का नाम क्या है? जिला चिकित्सा महाविद्यालय की ट्रांसप्लांट एवोल्यूशन कमेटी। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर वो अपना इलाज जो है वो बाहर कराता है तो कौन सी नोडल एजेंसी उसका पुनर्भरण करेगी खर्च का? तो दैट इज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, ये इस मंथ के करंट अफेयर्स थे। एंड बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन जस्ट लाइक माई वीडियोज़, और यू कैन आल्सो शेयर माई चैनल। तो अब ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।